पेशे खिदमत है शगुफ्ता कवल के कलम से तहरीर करदा बहुत ही खूबसूरत नावल फ़कत तुम का एपिसोड नंबर 2। अगर आप दोस्तों को नावल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुम अभी तक ऐसे ही फिर रही हो, जाके तैयार हो जाओ, हमें निकलना भी है। दिन के 11 बज रहे थे और वो घरेलू पुलिया में फिर रही थी। इसको यूं देखकर समरीन बेगम टोके बगैर ना रह सकी। नूर, हम घर के अफराद हैं, अगर हम लोग भी मेहमानों की तरह एन वक्त पर जाएंगे तो क्या सोचेंगी? आपा कुछ नहीं सोचेंगी यार, इतने मेहमानों में कौन याद रखता है। मैं तो कहती हूँ हम जाते ही नहीं, एक हम दो। बेटी की ना होने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसने पास बैठाकर इन्हें समझाने की एक अदना सी कोशिश की, गोया कि ये अदना सी कोशिशें वो पिछले 8 दिनों से कर रही थी, लेकिन उसको अपने मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे थे। फजूल बातें मत करो, उठो, जाकर तैयार हो जाओ। अभी आपा का फोन आया है, कह रही थी कि ड्राइवर को भेजो रही हैं। हम भाई लोगों को बताना तो भी तो है कि इन्हें अपनी बेवा भावज और यतीम भांजी का कितना ख्याल है। हना इमारत का एक और शानदार मुजाहिरा उसने कलसकर कहा, बकवास ना करो, खबरदार, जो वहाँ पर ऐसी कोई बात की तो मैं मेहमानों का भी लिहाज नहीं करूंगी। अब जाके तैयार हो जाओ, ड्राइवर पहुंचने वाला होगा। घर में तकरीब है, हर तरह के काम हैं, ऐसे में उसे इतना इंतजार करवाना मुनासिब नहीं लगता। चलो शाबाश, चेंज करो, जाकर इन्होंने उसको बाजू से पकड़ कर खींचते हुए लाकर कमरे में छोड़ा और खुद बाहर निकल गईं। मेरे 2 घंटे बनते हैं, आखिर में लड़की हूँ और जाहिरी सी बात है लड़कियां तैयार होने में इतना टाइम तो लेती ही। उनके जाने के बाद वो आईने के सामने खड़ी होकर उनकी मुटकाती मुंह का हाल खराब करते हुए बोली और फिर खुद ही कहका लगाकर हंस पड़ी, चल नूर तैयार हो जा। वो अलमारी तक आई और खोलकर तसल्ली से देखने लगी कि किया पहने। हालांकि समरीन बेगम ने इसका ड्रेस तैयार कर कि सामने ही लटकाया हुआ था। किया पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाय, हम लड़कियों के 2 ही गम, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और नए रखने के लिए अलमारी में जगह नहीं। हाय हम और हमारे दिख। इसने ठंडी आह भरी। इतने में बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट रंग गई। हारून ड्राइवर कहाँ है? समरीन बेगम लॉन में टेबल सीट करवाते हारून के पास आए। उसे टोमी ने भेजा है, एक दोस्त को एयरपोर्ट से पिक करना था। आपको कोई काम था? मुझे भाभी को लेने भेजना था। कहूँ टैक्सी में धक्के खाती फिरेंगी, किसको लाना है? मैं ले आता हूँ। सिमान उनकी बात सुन तो चुका था, मगर फिर भी अनजान बन गया। भाभी को पिक करवाना था। तुम्हारे पास टाइम है तो चले जाओ। हम मामा, मैं तो फ्री हूँ और रेडी भी हूँ, तो मैं ले आता हूँ। ठीक है जाओ, फिर मैंने उनको कॉल कर दी है। इसे कहकर वो पलट गई। भाई कहीं जा रहे हैं? इसको गाड़ी लेकर बाहर जाता देखकर सानिया ने आवाज लगाई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेने जा रहा हूँ। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी लेकर निकल गया। आई लाइक सरप्राइजेस। वो कंधे अचकाती वापस मुर्गी लिटस सी मोहतरमा का किया रिएक्शन होता है। दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसने गाड़ी गेट के बाहर रोकी और हारन देने की बजाय गाड़ी लॉक करके घर के अंदर दाखिल हुआ तो समरीन बेगम को तैयार बैठा पाया। इस्लाम वालेकुम मुमानी जान, कैसी ही? उसने उनके सामने सर झुकाया। वालेकुम इस्लाम, जीते रहो। तुम खुद क्यों आ गए? ड्राइवर को भिजवा देते, 100 काम होंगे घर में। ड्राइवर घर पर नहीं था तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर ले आता हूँ। आप तैयार हैं तो चलो। मैं तो तैयार हूँ। नूर को थोड़ी देर लग जाएगी, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। इसके आने तक तुम चाय पी लो। नूर जल्दी कर लो। समरीन बेगम ने पहले सिमान को और फिर नूर को आवाज देती किचन में चली गई। कमरे में इधर उधर टहलती सनम मुस्कुरा दी। गाड़ी की आवाज से वो अंदाजा लगा चुकी थी कि ड्राइवर आ गया है। नूर बेटा कितनी देर है? थोड़ी देर बाद इन्होंने चाय लाकर सिमान के सामने रखते हुए कहा, मामा मुझे कपड़े नहीं मिल रहे। सामने वाले कमरे से सनम की आवाज आई, या अल्लाह नूरी, तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए? समरीन बेगम कमरे की तरफ जाते हुए बोली। अंदर आकर देखा तो सारी अलमारी के कपड़े बेड पर बिखरे पड़े थे और खुद वो उंगली दांतों तले दबाए खड़ी थी। इसके चेहरे पर रकम शरारत देखकर इन्होंने सर झटका। मामा कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पहनूं? उसने इंतहाई मासूमियत से कहा। सारी अलमारी बखेर दी, मगर ये सामने लटका हुआ ड्रेस तुम्हें नजर नहीं आया? मैं सब जानती हूँ। लो पकड़ो और जाकर चेंज करो और ठीक 10 मिनट बाद मुझे बाहर लाउंज में मिलो। इसको ड्रेस थमाकर वॉशरूम में धकेलकर बाहर सिमान के पास आ बैठी। मामा मैचिंग के झुमके नहीं मिल रहे हैं। नूर तंग मत करो, इसके साथ मैचिंग झुमके नहीं थे, कोई भी पहन लो। मामा चूड़ियां पूरी नहीं आ रही हैं। कुछ देर बाद फिर इसका बाजा बजा। लाउंज में बैठा सिमान दिल में इसकी बहानेबाजी पर मुस्कुरा रहा था। हम हर गुजरते दिन के साथ तुम बड़ी हो रही हो ना, इसलिए चीजें छोटी हो रही हैं। चुपचाप पहनकर बाहर आओ, पहले ही बहुत देर हो गई है। यार अम्मा, आपका भानजा कोई छना काका तो है नहीं जिसकी केक को देखकर राल टपक पड़ेगी? 27-28 साल का बड़ा बाबा है, कुछ तो सब्र होगा ना। अब आपके इकलौते भांजे का फंक्शन है तो तैयारी तो बनती है। क्या पता वहाँ कोई शहजादा मुझ पर अपना दिल गुर्दे फेफड़े सब हार बैठे, इसलिए प्लीज नो डिस्टर्बेंस। इसकी आमद से बेखबर उसने अंदर से ही हानक लगाई।
सिमान के सामने इसकी नॉन स्टॉप चलती जबान को देखकर समरीन बेगम शर्मिंदा होकर रही गईं। बकवास ना करो, कभी तो बात करते हुए सोच लिया करो, जल्दी से आओ यार, अम्मा बाल नहीं बिन रहे ही नहीं बिन रहे तो लपेट कर कैचर लगा लो। ओ मामा, स्वीट मामा मेरे इतने प्यारे बाल हैं, किसी आबिशार की मानिंद लहराते हैं, किसी पगडंडी की मानिंद बल खाते, उनको मैं ऐसे ही लपेट दूं। इंतजार किया जाए, हम अभी तैयार होकर आते हैं, मैं अगर अंदर आ गई ना तो तुम्हारी यही लहराती बल खाती आबिशार उतार कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। इसको हाथ ना आता देखकर समरीन बेगम ने दंत पैसे, हाँ मामा मेरे असली बाल हैं, वक्त थोड़ी ना है जो आप उतार देंगी। सनम ने दरमियान में से मांग निकाल कर दोनों साइड के थोड़े से बालों को मोड़कर पहने लगाई। उसके हाथों के साथ साथ इसकी जबान भी चल रही थी। समरीन बेगम ने खामोशी में आफियत जानी में किया कह रही थी कि अब तक तो वो लोग केक की मोमबत्तियां भी ठिकाने लगा चुके होंगे, तो हम नहीं जाते, क्या ख्याल है? वैसे भी आपके लंदन पलट रिश्तेदार इतना इंतजार नहीं करने वाले। जूते की सटरिप बंद करते हुए उसने कहा, नूर अगर तुम्हारा हो गया हो तो आ जाओ, मानी कब से वेट कर रहा है। समरीन बेगम ने उसको झटका तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सनम को झटका ही तो लगा था और अभी एक और लगना बाकी था। ओह गार्ड में कितनी देर से बकवास कर रही हूँ, मामा बता ही देती। उसने माथे पर हाथ मारा, अब कैसे बाहर जाऊंगी, क्या सोचता होगा मेरे बारे में। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, मैं कौन सा किसी से डरती हूँ। इसने जी कड़ा कर दरवाजा खोला और बाहर आई। नेवी ब्लू कलर की करती और हम रंग की कीपरी में सफेद दुपट्टा कंधों पर फैलाए, वो आम दिनों से बहुत मुख्तलिफ और प्यारी लग रही थी। इसको देखते हुए वो बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। सनम ने जो नजरें उठाई तो शाकिद रह गई। इसको तैयार देखकर समरीन बेगम शकर का कलिमा पढ़ती रूम को लॉक करने लगी। आप यहाँ किया कर रहे हैं? इसने सिमान के पास आते हुए पूछा। लेने आया। इसकी हैरत पर मुस्कुराहट दबाते हुए उसने कहा, कहूँ मैंने कल बताया तो था कि मैं नहीं आ सकूंगी, अब आ ही गई हो तो चलो, मानी कब से वेट कर रहा है। समरीन बेगम ने इसे घोरा, मामा आ जाओ, सिमान ये खुद ही आ जाएगी। इसको अपनी जगह से हलता ना पाकर समरीन बेगम उसे बोलती गेट की तरफ बढ़ी। आ जाएं सनम जी, बाकी की हैरत का इजहार रास्ते में कर लीजिएगा। सिमान हंसते हुए बाहर निकल गया। आप जानते थे वो इसके पीछे आते हुए बोली, हम इस दिन छोड़ने आया था ना, तब पता चला। ओह कैसा लगा सरप्राइज, एक दम बकवास। इसने मुंह बगाड़ा तो वो खेल कर हंसा। गाड़ी में अपनी की गई सारी बातें उसे एक एक करके याद आई तो वो अच्छी खासी शर्मिंदा होकर रह गई, इसलिए वो खामोश बैठी थी, जिस पर समरीन बेगम ने सिक्का सांस लिया। सिमान उनसे इधर उधर की बातें करने के साथ साथ बैकव्यू मिरर से इसके तासुरात भी जांच रहा था। इसने गाड़ी ले जाकर गैराज में रोकी तो राबिया बेगम उनकी तरफ आई। माशाअल्लाह मेरी बेटी आई है, कितनी प्यारी लग रही है। सनम को गले लगाते हुए इन्होंने इसका सर चूमा। कैसी हैं पप्पो, इसने आहिस्तगी से कहा। उनसे मिलते हुए इसके सारे जज्बात ठंडे पड़ जाया करते थे, हालांकि वो इसके बाप की बहन थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। आ गई पप्पो की याद। उनका माथा चूमते हुए इन्होंने शिकवा किया। जी, इसने मुख्तसर जवाब दिया। आए भाभी, अंदर चलते ही। सिमान नूर को सानिया और हारून से मिलाओ, राबिया बेगम उसे कहती समरीन बेगम के साथ घर के अंदर चली गई। आई सिमान लॉन की तरफ मुड़ा, जहां सानिया और हारून बातें कर रहे थे। सबसे तो ऐसे मिलवा रहे हैं जैसे मैं कोई बंदर या हूँ। इसके आगे चलते सिमान ने इसकी बड़बड़ाहट सुनकर मुस्कुराहट जब्त की सुनी उनसे। वाओ व्हाट ए सरप्राइज भाई, आपने इन्हें भी बुलाया था। सानिया जल्दी से इसकी बात काटते हुए बोली, सुन तो लिया करो पूरी बात। सिमान ने इसके सर पर चीत लगाई। ये हैं सनम नूर, समरीन मुमानी और जाहिद मामू की इकलौती बेटी। इसने कहा तो सानिया अछली सच्ची वो तकरीबन चीखी। आहिस्ता बोलो, क्यों बहरा करना है। हारून ने इसका मुंह बंद किया। और माई गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप हमारी कजिन हैं। ओह गॉड, वो एक्साइट सी कहती इसके गले मिली। जवाब में वो खलकर मुस्कुरा भी ना सकी। कैसी हैं आप? सानिया इससे अलग होते हुए बोली। ठीक हूँ, उसने इकताहट से इधर उधर देखते हुए कहा, जिसे इन तीनों ने नोट किया इसका रोखा फीका अंदाज देखकर सानिया का जोश मानिन पड़ा। तुम लोग बातें करो, हम आते हैं। हारून सिमान को खैनचता हुआ एक तरफ ले गया। ये क्या चक्कर है भई? हारून ने उसे एक साइड पर ले जाकर छोड़ा। कौन सा? इसने लापरवाही से कहा, यही पहले ऑफिस में जॉब देना, फिर शॉपिंग पर ले जाना और आज पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दे डाली। इसका मतलब है तुम पहले से ही जानते थे? पहले से नहीं जानता था, एक दिन ड्रॉप करने गया था तब पता चला था। तो वाकई ही सरस है। हारून ने उसको जांचती नजरों से देखा। हम इसने खले दिल से इतिराफ किया, चची जान से बात कर ली? नहीं अभी नहीं, और वैसे भी इस दिन मामा कह तो रही थी, फिर मेरी बात करने की जरूरत ही क्या है। चलो तुम्हारी किश्ती भी किसी पार लगी, केक रेडी है, बस तुम्हारा ही वेट हो रहा था। ओके चलो, सच्ची मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिल कर। सानिया की खुशी दीदनी थी। हम सनम सिर्फ इतने पर ही इक्तिफा किया। आपको खुशी नहीं हुई? इसके सपाट चेहरे को
देखते हुए उसने पूछा, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, हम लोग रोजाना हजारों लोगों से मिलते ही नई बात किया है। इसके रोके फीके जवाब पर इसका मुंह लटका। मजीद कुछ बोलने से पहले उसे हारून ने इशारा किया कि केक काटने लगे हैं, आ जाओ चलें भाई, केक काटने लगे हैं। वो उठते हुए बोली, तुम चलो मैं आती हूँ। सनम ने उसे टाला। उसके जाने के बाद वो उठकर एक कोने में पड़ी खाली टेबल पर जा बैठी। राबिया बेगम से मिलकर उसे जाहिद साहब की याद आ गई थी। कुछ इसका आने का दिल नहीं था और कुछ इस ख्याल ने कि राबिया बेगम उनके बाबा की बहन है। इसका दिल उदास हो गया था। वो गैलरी से तस्वीरों निकालकर देखने लगी। देखते देखते उसे पता ही ना चला कि इसकी आंखें बहना शुरू हो चुकी थी। आई मिस यू बाबा, आपको पता है आज मैं पप्पो से मिली थी और मुझे उनसे बिल्कुल आप वाली खुशबू आई है। इसके आंसू गालों से बहते हुए मोबाइल पर गिरे तो उसे होश आया। उसने इधर उधर देखते हुए जल्दी से चेहरा साफ करके खुद को नॉर्मल करना चाहा। वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। केक काटते सिमान ने उसकी तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसको शुबा हवा के वो रो रही है। उसने जल्दी से केक काटकर सानिया, राबिया और समरीन बेगम को खिलाया और बाकी का वहीं रखकर तेज तेज कदमों से उसकी तरफ आया। सनम तबीयत ठीक है? कुर्सी घसीटकर इसके सामने बैठते हुए उसने पूछा। हमें ठीक हूँ। उसने सर उठाकर उसे देखा। तुम्हारी आंखें सुर्ख ही रुई हो। इसकी भीगी आंखों को देखते कहा, नहीं भला मैं क्यों रूंगी, मुस्कारा लगाया है इस वजह से हो गई हैं ये हो जाती हैं खुद ही ठीक हो जाएंगी। इस पर से नजरें हटाते हुए उसने कहा, 1 मिनट में आता हूँ। दानिश को गेट से दाखिल होता देखकर इसको कहता उठ गया। वो भी उठकर इधर उधर टहलने लगी। समरीन बेगम किसी जानने वाली औरत के पास बैठी थीं और खवातीन गौसपस में उसे रती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। टहलटा टहलटा एक सायादार दरख्त के नीचे जाकर बैठी। हाय आप यहाँ अकेली क्यों बैठी ही? एक 5 साला बच्ची इसके पास आई। कुछ नहीं बच्चे ऐसे ही, इसने मुस्कुराते हुए कहा। कि आपका कोई दोस्त नहीं है? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। आपको किसने कहा? इसको पकड़कर अपने पास बिठाते हुए सनम बोली, मामा कहती ही जिनके दोस्त नहीं होते वो लोग अकेले और सैड होते ही। आप भी सैड हैं, इसका मतलब है आपका भी कोई दोस्त नहीं है? हम बच्चे, मेरा एक ही दोस्त था, वो भी मुझे छोड़ कर चला गया। सनम ने अफसुर्दगी से कहा। तो आप इसे कॉल कर कि वापस बल्ला लो। इस बच्ची ने चटकी बजाते हुए इसका मसला हल किया। बच्चे, वो अल्लाह मियां के पास चले गए हैं, वह कॉल नहीं कर सकते। इसने ठंडी औसीर, चलें आप मुझसे दोस्ती कर लें, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको सैड नहीं होने दूंगी। इसने अपना हाथ आगे किया। दोस्ती में कर लूंगी मगर पहले आप अपना नाम तो बताओ। हानिया शारिक है क्यूट नीम। सनम ने मुस्कुराते हुए इसका गाल खींचा। आपका क्या नाम है? सनम नूर। वाओ कितना प्यारा नीम है। मैं भी अपनी मामा से कहूंगी मेरा नाम भी यही रख दी। मुझे आपका नीम बहुत पसंद आया। एक काम करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं, अपना मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। सनम हंसते हुए बोली। हानिया से बातें करके इस पर से छाई सारी कसाफत दूर हो गई थी। दानिश और हारून के पास खड़े सिमान ने हैरत से इसके धूप छांव के से मिजाज को देखा। सेक्रेटरी की जॉब के लिए क्यों ऐड देना है? मुझे निकाल रहे हैं इसको? जॉब ऐड लिखवाता देखकर सनम ने पूछा। मैंने कहा तो था आपका काम देखकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दीजिए। वो पोस्ट आपकी टेम्परेरी थी। सिमान मसरूफ सा बोला। कौन से डिपार्टमेंट में अभी डिसाइड नहीं किया है, तब तक आप शिफ्ट कोस्ट करें। इसने फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड का नाम लिया तो उसने सर हिला दिया। अच्छा सुनो, मामा कह रही थी कि तुम्हें आज घर ले आऊं। आज तो नहीं जा सकूंगी, मामा को भी नहीं बताया। हम इतवार को आ जाएंगे। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। छुट्टी के बाद आप मेरे साथ जा रही हो? मुमानी जान को बता दिया है मैंने। उसको इनकार करता देख कर सिमान जल्दी से बोला। तो आपको मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था कि मुझे जाना भी है या नहीं। सनम को सही मानूं मैं तब चढ़ी, अब उसे लाजमी जाना था, वरना समरीन बेगम ने उसको बातें सुना सुना कर ही मार देना था। पूछना जरूरी नहीं था, इसलिए मुमानी जान को बताना जरूरी था। वो मैं ने बता दिया। अब जाएं अपनी टेबल समेटें, छुट्टी का टाइम हो गया है। मेरी स्कूटी का किया होगा कोई चोरी करके ले जाएगा। मेरे बाबा की आखिरी निशानी है, उसके बहाने बच्चों जैसे बेगाना हुआ करते थे आपके घर पहुंचा दी जाएगी। और कोई एतराज? सिमान ने आईब्रू अचुकाए। मैं वापस कैसे आऊंगी? इसके तनज को समझे बगैर बोली। में लेकर जा रहा तो ड्रॉप भी मैं ही कर दूंगा। कोई और इशू है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको सोच में डूबा खड़ा देखकर सिमान को हैरत हुई। नहीं कुछ नहीं। वो बाहर जाने को मुड़ी जब अचानक उसे कुछ याद आया। वो पलटकर टेबल तक आई। सर एक बात और। हम बोली। आप इस दिन कह रहे थे ना कि आपने एक कुत्ता रखा हुआ है, तो मैं कैसे आपके घर जा सकती हूँ? सूरी सर, मैं नहीं जाऊंगी। सिमान इसकी उरी रंगत देखकर अपना सर झटका। क्यों? टोनी की मौजूदगी में क्यों नहीं जा सकती? आपकी उनसे कोई खास दुश्मनी है क्या? मेरी उनसे नहीं, उनकी मुझसे है। देखा नहीं था आपने कैसे इस दिन वो कुत्ते का बच्चा मुझे काटने के चक्कर में था? हालांकि वो कुत्ते का बच्चा था, उसे खुद हिफाजत की जरूरत थी। आपको उसने किया नुकसान पहुंचाना था। सिमान मुस्कुराते
हुए बोला किया है मुझे नहीं जाना। वो झुंझलाई में 10 मिनट में उठने लगा हूँ तो जाकर अपनी चीजें समेट लें, फिर ना कहिएगा कि टाइम नहीं दिया। इसने बाहर जाने का इशारा किया तो वो मुंह लटकाए बाहर निकल गई। घर ही ले जा रहा हूँ, किसी कैद खाने में छोड़ने तो नहीं जो इतनी अफसरदा बैठी हैं। इसके चेहरे पर 12 बजे देखकर सिमान ने कहा मुझे वापस छोड़कर आए, मुझे नहीं जाना। उसकी सोई वहीं अटकी देखकर उसने साइड पर गाड़ी रोकी। मसला किया है, किसी ने कुछ कहा है? उसकी तरफ मुड़ते हुए उसने नरमी से पूछा मुझे बताओ क्यों नहीं जाना चाहती तुम? इसको खामोशी से हाथ मुसलता देखकर पूछा पप्पो से नहीं मिलना चाहती? वो आहिस्तगी से बोली क्यों? सिमान ने उछंबे से उसे देखा। उनको देखती हूँ तो बाबा याद आ जाते हैं। गुजरे दिन अजियतें, भयानक यादें और तन्हाई आंखों के सामने घूम जाती हैं। मैं गुजरे सालों में चली जाती हूँ अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकते उसने खोए खोए अंदाज में कहा ऐसा क्यों सोचती हो? किया कुछ ऐसा है जो तुम्हें तंग कर रहा है? अगर ऐसी कोई बात है तो शेयर कर सकती हो। इसके चेहरे पर छाई अजीब देखकर सिमान ने पूछा तो वो चूक कर अपनी कैफियत से बाहर आई। कुछ नहीं, आप चलें। वो आंखें साफ करते हुए सीधी हुई। जुमा 8 दिन हुए थे मिले हुए, तो भला कैसे अपना दिल इसके सामने खोल सकती थी? उसने गहरी सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। घर पहुंचे तो राबिया बेगम सानिया के बालों में कंघी कर रही थी। लीजिए मामा, आपका मेहमान आ गया है, सिमान ने बैठते हुए कहा। वो खामोशी से एक साइड पर खड़ी हो गई। राबिया बेगम मुस्कुराती हुई उठकर आई और उसे गले लगाकर अपने पास बिठाया। भाभी कैसी हैं जी? ठीक हैं, क्या खाओगी? इन्होंने इसके बाल कानों के पीछे अड़सते हुए मोहब्बत से पूछा। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, उसने बेतासर अंदाज में कहा। अरे मामा पूछ क्यों रही हैं? अच्छी सी बिरयानी बनवा दीजिए, देखना कैसे भूख लगती है। सानिया चहकी तो वो मुस्कुराती हुई उठ गई। वो खामोशी से एक सोफे पर बैठकर अपनी हथेलियों को तकने लगी। राबिया बेगम से मिलकर इसकी आंखों के सामने गुजरे साल घूम गए थे। सिमान इसकी हरकतों और चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा किया है कि जब से उनसे मिली थी दिन बदन एक खोल में सिमटती जा रही थी। हालांकि पहली मुलाकात में वो अच्छी खासी फरश और नटखट से लगी थी। इसे लगा अगर वो मजीद कुछ देर ऐसे ही बैठी रहेगी तो रो देगी। इसने सानिया को इशारा किया तो वो उठकर इसके पास आ बैठी। किया हवा कजिन किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं, उसने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। पानी मिल सकता है? अचानक ही उसे शिद्दत से प्यास महसूस हुई थी। बिल्कुल इस में पूछने की क्या बात है साजिदा, पानी लाओ, सानिया ने मुलाजिमा को आवाज देकर किया। आपको याद है कुछ दिन पहले ने दोस्ती की ऑफर की थी, वो अभी भी बरकरार है? अब तो कबूल कर ले, मुझसे दोस्ती करना इतना क्यों जरूरी है? सनम को इसका खुलूस देखकर शर्मिंदगी हुई। सालगिरह वाले दिन भी इसने रोके फीके अंदाज में इससे बात की थी। जो हवा उनकी किस्मत थी, किसी को किया दोष दे सकती थी, लेकिन अपने दिल का किया करती, जो किसी सूरत भी उन लोगों को मुआफ करने को तैयार नहीं था। आप मुझे बहुत क्यूट लगती हैं, अगर आप लड़का होती ना तो कसम से मैंने किडनैपिंग करवा कर निकाह कर लेना था। सानिया शरारत से बोली तो वो खिलखिलाकर हंस दी। इसको हंसता देखकर सिमान मुतमईन होता उठ गया। रात खाने के बाद सिमान उसे घर ड्रॉप कर गया था। हालांकि राबिया बेगम और सानिया ने उसे बहुत कहा कि रात इनके हम ही ठहर जाए, मगर वो नहीं मानी। उस दिन के बाद से सिमान वापसी पर अक्सर उसे साथ घर ले जाता। सानिया से भी वो बातचीत कर लिया करती थी। आज भी वो सानिया के कहने पर उसे साथ ले आया था। सानिया का रिजल्ट आउट हुआ था तो उसने उन चारों को ट्रीट देनी थी। खाने पीने का इंतजाम राबिया बेगम ने घर में ही कर लिया था कि इतनी रात को वो लड़कियों के साथ बाहर जाने के हक में नहीं थी। डिनर के बाद वो लोग आइसक्रीम का ऑर्डर देकर लॉन में आ गए। तुम्हारा ये सेमेस्टर ही रहता है तो आगे क्या इरादा है? हारून ने सानिया से पूछा। आप सब ऑफिस जाते हैं तो भला मैं क्यों पीछा रहूंगी? लो जी मोहतरमा, हम यहाँ तुम्हें बमुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, तुम ऑफिस जाने की भी ठान चुकी हो। क्यों मैं चुकी हूँ, काटती हूँ। सानिया ने उसे घोरा। आप क्यों इतनी चुप बैठी हैं सनम? इसको छोड़कर वो सनम की तरफ मुतवज्जह हुआ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो फीका सा मुस्कुराई। जब आपसे पहली बार मिला था तब तो मुझे लगा था कि आप बहुत बोलती होंगी, मगर आपने तो चुप का रोजा ही रख लिया है। तुम्हें लगा ही नहीं ये बोलती ही, बस हमसे ही बात करना गवारा नहीं करती। सिमान मोबाइल जेब में रखता हुआ बोला। हम सनम आज तो बता ही दो कि तुम हमसे इतनी बेजार क्यों रहती हो? सानिया ने कहा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सनम अपनी अंदरूनी तकलीफ छुपाते हुए बोली। जब से उन लोगों से मिली थी इसके मुंदमिल हुए जख्म ताज़ा हो गए थे, तो फिर हमसे बात क्यों नहीं करती हो? ना ही हंसती बोलती हो, हमारे साथ होती हो। इकताहट और बेजारगी तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखी होती है। क्या हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते, या फिर हमारी कोई बात बुरी लगी है? ऐसी कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो। सानिया ने अपनायत से उसका हाथ थामा। तुम लोग बहुत अच्छे हो, बस मेरा जी नहीं चाहता तुम लोगों से बात करने को। शायद मेरा दिल ही सख्त हो गया है।
उसने साफगोई से कहा तो इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जहाँ तक मैं जानता हूँ होश संभालने के बाद हम लोग पहली बार मिले हैं, तो फिर इस सब की कोई खास वजह? सिमान ने पूछा। तो वो जख्मी सा मुस्कुराई। एक वक्त होता है जब आपको अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोई ऐसा कंधा चाहिए होता है जिस पर सर रखकर आप रो सकें, मगर वो मैसर नहीं होते।